डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग चर्चा करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस की, जिसका नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से जिक्र किया था। भारत में इस समय 11 लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। यह पोस्ट जो है यह यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। कल नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उन क्लासिकल लैंग्वेजेस का जिक्र किया था जिसको उनकी सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। सबसे पहले वर्ष 2004 में तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। उसके बाद संस्कृत है, कन्नड़ है, फिर मलयालम है, फिर उड़िया है, फिर उसके बाद से असमीज है, मराठी है, बंगला है, पाली है, प्राकृत है। इस तरह से करके 11 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। एक्चुअली नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 भाषाओं को दिया है दर्जा, जिसमें मराठी को दिया है, असमी को दिया है, बांग्ला को दिया है, प्राकृत को दिया है, पाली को दिया है। इसके लिए थोड़ा बहुत क्राइटेरिया, जैसे पीरियड 1500 से 2000 की जगह अगर कोई भी मध्यकाल का भी लैंग्वेज है और उसका कोई रिच ट्रेडिशन है। आपको बता दें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें हिंदी जरूर पूछेगा। हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हिंदी की शुरुआत अमीर खुसरो ने किया था, जो कि कई दरबारियों के शासनकाल को देखा था। कई जगह दरबारी था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी था, बाद के शासकों के समय में भी था। अमीर खुसरो ने किया था, माना जाता। उसने उर्दू के साथ मिला करके इसको किया था, या फारसी, उस समय तो फारसी चलता था, फारसी से ही उर्दू निकला हुआ है, तो फारसी के साथ मिलाकर इसको किया था। और ऐसा माना जाता है इसका प्रचार प्रसार ज़बरदस्त तरीके से 17वीं 18वीं सदी में होने लगा। आज की डेट में आज़ादी के बाद इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। आयंगर मुंशी फार्मूले ने 1949 में स्पष्ट कर दिया, भाई किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भारत विविधता का देश है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत में कोई किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बाद में चल कर के सी अन्नादुरई ने भी 1966 में इसका विरोध किया, 67 में इसका विरोध किया, जब 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर हिंदी को इतना लोकप्रिय माना जा रहा है, तो कौवा को फिर, अगर मेजॉरिटी की स्थिति को देखते हैं, तो फिर कौवा मेजॉरिटी में होता है, कौवा को ही राष्ट्रीय बर्ड बना, तो पीकॉक को क्यों बनाया, यानी मोर को क्यों बनाया हो। दूसरे शब्द उन्होंने मेजॉरिटी को लेकर के तंज कसा था, क्योंकि तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है, इसलिए उन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला पर अपना विरोध जताया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, किसी भी क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिकल बनाने के लिए ज़रूरी जो क्राइटेरिया, उसमें थोड़ा न्यूनाधिक बदलाव करके बीजेपी सरकार ने बांग्ला, मराठी, असमी, पाली और प्राकृत को घोषित किया है अपना क्लासिकल लैंग्वेज। इस देश का क्लासिकल लैंग्वेज कल्चरल मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर होता है, उसी के तहत होता ही है, और इसके लिए लिंग्विस्टिक कमेटी होती है, उसके रिकमेंडेशन पर होता है। कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत रखा जाता है। कल्चरल मिनिस्ट्री की पहल तो उसी की होती है। एक्चुअली वही लिंग्विस्टिक कमेटी की भी, हाई पावर्ड लिंग्विस्टिक कमेटी का भी गठन करती है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कमेटी के सुझावों पर आधारित है, और उसी के सुझावों पर आधारित होने की वजह से, हालांकि भाषा को रखा गया है गृह मंत्रालय का अधीन, लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सुझाव दिया जाता है, और उसी के तहत इसे रखा भी जाता है। चूँकि क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल का मतलब होता है एनशिएंट में जिसने मानदंड का काम किया हो, यानी जिसने एक स्टैंडर्ड का काम किया हो, उसे क्लासिकल कहते हैं। यानी शेष चीज़ों की तुलना उससे की जाती है।
तो इसके क्राइटेरिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन्हें 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस की पहचान की गई है उनके बारे में हमने बताया। सबसे पहले तमिल 2004 में किया गया, उसके बाद संस्कृत, फिर दक्षिण के लगभग सभी राज्यों, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, आंध्र प्रदेश जब संयुक्त था उसी समय घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बनाया था 2013 में तेलंगाना को। यूपीए सरकार ने तेलुगु को घोषित कर दिया था क्लासिकल लैंग्वेज। उसके बाद से उड़िया को भी घोषित कर दिया गया था। उड़िया को संभवतः बाद में किया गया, 2014 फरवरी में शायद किया गया, देखना होगा। लेकिन उड़िया भी है, तेलुगु भी है, इसको देख लीजिएगा। और तमिल, सबसे पहले तमिल 2004 में तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, क्योंकि संगम साहित्य में इसका उल्लेख भी है। एक्चुअली तमिल में लिखा भी है, जैसे कम्बन रामायण भी तमिल में ही लिखा हुआ है। तो तमिल को 2004 में किया, उसके बाद 2005 में संस्कृत को किया। इसी तरह से करते करते फिर कन्नड़ को, फिर तेलुगु को, फिर मलयालम शायद बाद में किया था। मलयालम को बाद में किया था, फरवरी 2014 में किया था। उसके बाद तो मई में नरेंद्र मोदी आ ही गए थे। उसके बाद तो चुनाव जुगुन बच गया था। उसके बाद तो मई में नरेंद्र मोदी आ ही गए थे, 26 मई को सबका संभाल लिया था। बहरहाल इसके लिए ज़रूरी जो क्राइटेरियन है या क्राइटेरिया है, बहुवचन कहिए, उसमें एक है एंटीक्विटी, यानी ये प्राचीन होना चाहिए। पुराने जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से 1500 2000 साल पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 साल तक पुराना होना चाहिए। दूसरा इसका एक हेरिटेज यानी एक विरासत होनी चाहिए। हालांकि ये मॉडर्न लैंग्वेजेस से अलग हो सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इस आधार पर ही इसे किया जाए। इसमें प्रोज जोड़ दिया था, प्रोज और पोइट्री दोनों की विरासत होनी चाहिए। यानी प्रोज भी लिखा होना चाहिए और पोइट्री को भी कंपोज किया होना चाहिए। इसके अलावे इसमें और भी क्राइटेरिया हैं, जैसे इसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जनता पर असर होना चाहिए। इसको बोलने वाली जनता जो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वही लैंग्वेज बोले, उसके आउटशूट के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकती है, उसकी शाखा के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकती है। अब आते हैं, अगर मान लीजिए तो मुख्य क्राइटेरियन है। अब मान लीजिए किसी भाषा को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया तो क्या होता है। जैसे उसके लिए यूजीसी से रिक्वेस्ट किया जा सकता है एक प्रोफेशनल चेयर के लिए कि भाई आप एक फैकल्टी ओपन करा दीजिए यूनिवर्सिटी में। उस भाषा को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। उस भाषा में जितने भी साहित्य हैं सबको, या जो भी साहित्य हैं सबको प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती है। इसके अलावा भी और सब भी इसके बेनिफिट्स हैं, जैसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक ओपन कर दिया जाता है, जहाँ इस तरह की भाषा को प्रमोट करने की जिम्मेदारी होती है। इसके ऊपर वो भी सरकार के अधीन ही, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन ही काम करता है। पहले महेश शर्मा जी उसके राज्य स्तर के मंत्री थे। जब प्रोजेक्ट मौसम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, बड़ी खूबसूरती से उसको विदेश मंत्रालय के अधीन न रख करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन रखा था, ताकि चीन के सिल्क रूट का जवाब दिया जा सके। खास करके लैंड सी रूट का सिल्क रूट का जवाब दिया जा सके, जिसको हम बोर कहते हैं, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी कहते हैं, या बोर्डर रोड इनिशिएटिव कहते हैं, जिसके तहत सीपेक का निर्माण हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया था। इसके साथ साथ उधर मॉरिशस में जाकर उन्होंने ओशन रीजन के लिए शुरू किया था एक प्रोजेक्ट। हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मौसम प्रोजेक्ट पर तो यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो भी शुरू किया
उसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत न रख करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन रखा। तब जब महेश शर्मा पहले कार्यकाल के दौरान इसके राज्य स्तर के मंत्री थे, शायद स्वतंत्र प्रभाव था उनका, देखना होगा। खैर जो भी है, लेकिन चीन को भ्रम न हुआ और दुनिया को भ्रम न हुआ, इसके लिए उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन इसको रख दिया, जबकि सच्चाई कुछ और थी। ये विदेश मंत्रालय के अधीन होना चाहिए था, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन रख दिया। और इसके अलावा समुद्र यानी IORARC के देशों को एकजुट करने के लिए उन्होंने मॉरिशस में एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, जिसका नाम सागर था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर सागर का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये फुल फॉर्म हुआ, इसका सागर नाम रख दिया था। वो भी एक प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की देखरेख में चलता था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसकी नोडल मिनिस्ट्री थी, उसी के अधीन रखा गया था। लेकिन कल्चरल मिनिस्ट्री उस पर सुझाव जरूर दे सकती थी। तो इसके बेनिफिट्स बहुत होते हैं। आपको बताया ऐसे लैंग्वेज को प्रिजर्व करने, इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसकी लिटरेचर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक का होता है। UGC से रिक्वेस्ट करके सरकार एक प्रोफेशनल चेयर भी खुलवा सकती है। हर यूनिवर्सिटी में इसके लिए एक सेपरेट फैकल्टी होता है, इस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। जो इस लैंग्वेज को लेके पढ़ता है उनको खास तरह के स्कॉलरशिप वगैरह भी दिए जाते हैं। ये सब क्राइटेरियन है, ये सब बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली क्राइटेरियन तो पहले ही डिस्कस कर दिया था, बेनिफिट्स हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करने के। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी क्लासिकल लैंग्वेज पर। छोटे में यानी 150 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखने को आ सकता है जनरल स्टडीज़ के पेपर में। खास करके इससे रिलेटेड केस स्टडी भी पूछा जा सकता है, जो कि GS पेपर 4 में आता है। UP और UPSC वाले इस पर विशेष ध्यान दे देंगे। मुझे लगता है बिहार में भी ये पूछा जाएगा, हालांकि इसे पॉलिटी के तहत या हिस्ट्री के तहत रखा जा सकता है, हिस्ट्री एंड कल्चर के तहत रखा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करें। आगे हम लोग जो चर्चा करेंगे वो राजनीति की चर्चा करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर ये जो आपको क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित, चूँकि रेड फोर्ट से कल नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को संबोधित करते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया था, तो मैंने भी इसका जिक्र करना उचित समझा, इसको डिटेल कर दिया ताकि आप कोई जानकारी और पुष्ट हो सके इस मामले में। धन्यवाद।